इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर हमने एक इलेक्शन सीरीज़ शुरू कर रखा है, आप देख भी रहे हैं। और इस सीरीज़ के तहत हम बंगाल के दानिश्वर और तालीम याफ्ता और प्रोफेसर हजरात से बंगाल की सियासत को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल की सियासत किस तरह से गुज़िश्ता 15-16 सालों में तब्दील होते हुए कहाँ तक पहुँची है। आज इसी सीरीज़ के तहत हमारे खुसूसी मेहमान हैं प्रोफेसर रियाज साहब, जो आलिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के उस्ताद हैं। रियाज साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 2006 में जो बंगाल की पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट हुआ था कि मुसलमानों में अपने हुकूक को लेकर सवाल खड़े हो गए थे और ख़ुद लेफ्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी 9-10 आते आते सिंगूर हुआ और हल्दीराम का नाम हुआ, हल्दिया के पोर्ट को लेकर नदिया के जिस तरह के इशूज़ खड़े। आज बंगाल की पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी है 2006 से लेकर 2026 में? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नूरुल्लाह भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए इंसाफ न्यूज़ पे। आपने जो ये सवाल किया 2006 जो सचर रिपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो उस रिपोर्ट ने एक तरीके से पूरे देश में ही एक स्पेशली मुस्लिम पॉलिटिक्स की अगर बात करें या मुस्लिम को ले के जो पॉलिटिक्स होती है उसकी जो बात करें, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन की तरह है सचर रिपोर्ट। क्योंकि इसके पहले भी जो थी, जो मुसलमान हैं उनको तो हालत पता ही थी, वो तो उसमें गुजर रहे थे उस हालत से। लेकिन सचर रिपोर्ट का जो बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने उस एक मिरर की तरह सामने में लाके सब चीज़ों को सामने में रख दिया। तो सचर रिपोर्ट ने नैरेटिव बिल्ड करने में, और उस वक्त एक जनरल फेवरेबल इन्वायरमेंट भी था, यूपीए की सरकार बनी थी, तो वो माइनॉरिटीज़ को लेके स्पेशली 2002 राइट के बाद जो नैरेटिव बना, तो वो उसी का नतीजा था कि वो उन्होंने सचर कमेटी भी बनवाई थी और वो रिपोर्ट आया तो उसने पूरे नेशनल पॉलिटिक्स में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। खासकर बाद में जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट्स प्रोग्राम हुए और एमएसडी को लेके जो बातें शुरू हुई, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, जैसे आपने बोला लेफ़्ट की भी बहुत क्रिटिसिज्म शुरू हो गई कि सचर के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को डैमेज हुआ तो आप कह सकते हैं लेफ़्ट पार्टीज़ को भी एक तरीके से हुआ, क्योंकि लेफ़्ट की एक इमेज थी। आपको याद होगा 2002 में जो राइट हुआ था, उस राइट के बाद जो वहाँ के एक फेस बन गए थे राइट विक्टिम के, उनको पनाह देने के लिए लेफ़्ट गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था कि आप बंगाल आ सकते हैं। लेकिन सचर रिपोर्ट ने एक्सपोज किया कि कैसे आप सेक्युलरिज्म की बात तो करते हो, लेकिन मुसलमानों की हालत बंगाल में क्या है। इनफैक्ट एक आर्टिकल आया था जो उस वक्त बहुत ज़्यादा डिबेट जिसने क्रिएट किया था, कई लोगों ने, लेफ्ट के लोगों ने उसको रिबट किया था। अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में था या किसी न्यूज़पेपर में, जहाँ गुजरात और बंगाल को कंपेयर करके ये लिखा गया था कि गुजरात के जो मुसलमान हैं उनकी ओवरऑल हालत बंगाल के मुसलमानों से ज़्यादा अच्छी है और बंगाल में कितनी ख़राब है इसको खासकर हाईलाइट किया गया था। तो इसका एक जो डैमेज हुआ जो आपने बताया, उसके बाद दूसरे बहुत सारे मूवमेंट हुए, सिर्फ एक सचर की वजह से नहीं, बाकी लैंड इशूज़ जो यहाँ हुए, या ममता बनर्जी जो एक अपने स्ट्रीट फाइटर वाले फुल मोड में थी, और उनको एक तरह से 2011 में एक चीज़ और हम भूल जाते हैं अक्सर, 2011 में ममता की जो टीएमसी की बनी थी वो एक्चुअली इलेक्शन उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलके भी लड़ा था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था उनके पावर में आने का। तो वो पावर में आई। और आपके पहले जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, खासकर डॉक्टर अब्दुल मतीन का जो मैं सुन रहा था, उन्होंने जो सचर की बात की, तो ये है कि जो तब से आज जब आपने सवाल किया, वो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि तब बहुत सारे मुस्लिम सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव होकर बहुत सारी चीज़ें, एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसकी मांग हो रही थी। सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब फॉर एग्जांपल बहुत एक्टिव थे, या और भी इस तरह के बहुत सारे ग्रुप एक्टिव थे। और आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो ऑब्जर्वेशन है कि जो भी उनके अपोजिशन में होता, क्योंकि एक वो हेजिमन, ये आप देखेंगे हर हेजिमेनिक पार्टीज़ करती है, ये बीजेपी भी सेंटर में कर रही है कि वो सबको अपने में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने जिस तरह से सिद्दीकुल्लाह चौधरी हो या दूसरे मुस्लिम लीडर्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया कि उनको साइलेंट कर दिया। चाहे वो पुबेर कलम हो, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, या फिर सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब की बात करी, या और दूसरे भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या दूसरे मुस्लिम लीडर्स रहे हैं। मतलब अगर लास्ट इलेक्शन की भी बात करें तो आपको याद होगा शाहनवाज अली रेहान को एक कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट होने के पहले वो भी सोशल मीडिया पे और अपने आर्टिकल्स में बहुत क्रिटिकल होते थे टीएमसी के पॉलिसी को लेके, लेकिन वो उनको भी कोऑप्ट कर लिया गया। तो ये ममता बनर्जी की पॉलिसी रही कि जिसका ये नतीजा हुआ कि मुस्लिम
पॉलिटिक्स जो है वो उतने वोकल वॉइसेस अभी आपको नहीं मिलेंगे। सब सेक्युलरिज्म का ही एक जो बोलेंगे राग अलापते हुए मिलेंगे। ये एक चीज़ हुई। दूसरी तरफ ये हुआ कि इसमें सिर्फ ममता बनर्जी को मैं ब्लेम नहीं करूँगा कि एक नेशनल लेवल पे भी जो पॉलिटिक्स है वो बदली है। 2006 वाला माहौल अभी है नहीं। तो तब यूपीए की सरकार थी, तब सचर घूम घूम के खुद ही जस्टिस सचर और बाकी लोग जो है माइनॉरिटी इश्यूज पे कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे, कई सारे सेमिनार्स हो रहे थे, प्रोग्राम्स हो रहे थे। आज जस्ट उसके उल्टा माहौल है। आज अगर माइनॉरिटीज़ पे आप कुछ प्रोग्राम करेंगे तो आपको फंड मिलना मुश्किल हो जाएगा सेंट्रल कोई फंडिंग एजेंसी से। उसके अलावा जो है एक जनरल जो एंटी मुस्लिम नैरेटिव जो हुआ, तो उसके वजह से हुआ जो एक चीज़ हुई जो आपके पहले इंटरव्यूज़ में भी लोगों ने पॉइंट आउट किया, उसमें कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी थी 14 के बाद मैं जो है खासकर आप देखेंगे तो 16 इलेक्शन के आसपास, 14 के बाद से ही पर 16 के आसपास के बाद से आप देखेंगे ममता बनर्जी बहुत कॉशियस हो गई मुस्लिम को लेके। तो जैसे पहले बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स हुए, चाहे अलिया यूनिवर्सिटी हो जो तो लेफ्ट के टाइम ही शुरू हो गया था, लेकिन उसके एक्सपेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का, या फिर ओबीसी रिजर्वेशन है या दूसरे इस तरह की चीज़ें। लेकिन 2016 के आसपास आप देखेंगे, आप पिछले मैं अगर कहूँ तो पिछले 5 साल में खासकर, बट पिछले 7-8 साल में एक्चुअली आप देखेंगे तो कोई भी माइनॉरिटी को टारगेट करके एक भी नई स्कीम नहीं आई। बड़े लेवल पे बोले। एक आलिया यूनिवर्सिटी के बाद से इसके एक्सपेंशन में भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं हो पाया। 16 के बेनिफिशियल में था कि हम आलिया यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, उसके 4 ब्रांचेस खुलेंगे बंगाल के मुख्तलिफ जिला में। ये ब्रांचेस हो या जो भी हो, या दूसरी यूनिवर्सिटी बने, आलिया को ही ना एक्सपेंड करके आप दूसरी यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज के लिए बन सकती थी, या और भी। अब ओबीसी का आपको मालूम ही है, ओबीसी के साथ जो हुआ है। तो ये एक नेशनल नैरेटिव भी ऐसा था कि ममता बहुत ओवर कॉशियस हो गई इस तरह के प्रोग्राम है। उसका मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि जो पाक सर्कस मैदान में ही जो मिलन उत्सव होता है, मिलन मेला जो होता है, उसमें मेरे ख्याल से 2016-17 के बाद से ममता बनर्जी इनॉग्रेशन करने नहीं आती है। अच्छा, पहले सीएम आते थे। वो पहली सीएम आती थी, लेकिन वो 16 के बाद से जहाँ तक मुझे याद है वो शायद नहीं आई हैं। शायद एक बार किसी में आ गई हों, लेकिन मुझे जितना याद है कि नहीं आई है। तो वो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक, ऐसा नहीं है वो इफ्तार में जाती हैं, वो ईद नमाज में भी रेड रोड जाती हैं, उसकी भी क्रिटिसिज्म होती है। लेकिन वो ये है कि वो ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ की, जैसा अब्दुल मतीन साहब ने आपके पिछले इंटरव्यू में बोला कि सिंबॉलिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो गया। लेकिन ये हुआ कि गवर्नमेंट इतनी कॉशियस हो गई कि वो कुछ भी फैसला लेने से पहले वो सोचने लगे कि इसका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि इसके पहले क्या था कि अगर कोई वेलफेयर स्कीम हुई, ऐसे जो भी हो, पर लेफ्ट पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो उसको अपोज तो नहीं करते थे ना। लेकिन बीजेपी जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनी, बल्कि मेन अपोजिशन बन गई, तो उसके बाद से आप कोई भी स्कीम लाओगे उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन शुरू हो गया। अगर असेंबली में हंगामा हो या मीडिया में हंगामा हो, तो ये साफ साफ देखा गया कि ममता बनर्जी या उनकी पूरी सरकार जो है इससे बहुत केयरफुल रही। सेक्युलरिज्म और उसके इर्द गिर्द बहुत बातें हुई, लेकिन कोई नया, कोई रेवोल्यूशनरी कुछ हमें नहीं दिखा। जैसे इंग्लिश मदरसा एक्सपेंशन की भी बात थी, जो 101 मदरसा खुलना था, तो पर वो जो एक बार जो स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद उसमें कुछ ये एक्सपेंशन भी नहीं हो पाया। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मेरा सवाल ये है कि आज ही मैं एक जुमा की नमाज में था, इमाम साहब बोल रहे हैं कि आपको 2 जालिम में से कम जालिम का इंतखाब करना है। तो 2 सवाल है मेरा, क्या भारत की डेमोक्रेसी सुकून रही है और पब्लिक के लिए कोई चॉइस अब बाकी नहीं है कि आपको सिर्फ जालिमों में से एक का चॉइस करना है? ये तो नंबर 2 ये कि क्या मुसलमान अब इस सियासी तंग गली में घुस गया है कि अब उसके पास अपनी आवाज़ के लिए, अपने राइट्स के लिए कुछ भी नहीं सोच सकता है? देखिए, ये तो जिस इमाम साहब ने बोला ये उनकी अपनी राय है, मतलब तो लेकिन डेमोक्रेसी में या कहीं भी ये जो लेसर ऑफ एविल की जो बात कहते हैं कि किसी को चुनना, ये कई बार एक प्रैग्मेटिक डिसीजन होता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि ममता एक एविल है। मैं टू बी क्लियर, मैं उस बात से मैं नहीं, अगर के ये फ़र्क बहुत, मतलब बीजेपी और टीएमसी या बीजेपी या कांग्रेस के बीच में अगर एक मुसलमान को चुनने के लिए दिया जाएगा तो ये नेचुरल है कि वो किसी भी दिन ये चुनेंगे। और ये भी देखा गया है कि मुसलमान के पास अगर ऑप्शन हो तो कांग्रेस, टीएमसी या दूसरी पार्टीज हो तो वो उसमें भी तब फिर वो एक खुले ओपन माइंड से वो चुन पाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन ईदर और है, जो बाईपोलर इलेक्शन अगर किसी जगह अगर हो रहा है, तो वहाँ पे मुसलमानों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं रह जाती। और
ममता बनर्जी को मैं नहीं मानता कि वो एविल हैं। उन्होंने जो है बहुत सारे कॉशियस डिसीजन लिए हैं, ठीक है, उन्होंने किए, लेकिन अगर मतलब वो लेसर ऑफ एविल की मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये जो इमाम साहब ने बोला ये उनकी राय हो सकती है, लेकिन ये जनरली एक वो है कि लेसर ऑफ एविल की बात हर जगह ही होती है कि आप ये डिग्री की बात है। एविल की बात करें तो क्या हुमायूं कबीर एविल नहीं है क्या? वो भी एक एविल है। तो वो एविल में जो है वो एक डिग्री की बात है जो पॉलिटिक्स में है। अब उसमें से कौन किस लेवल पे है, आप उसको कैसे चुनेंगे, वो देखने का सबका अपना अपना उसका नज़रिया है। अब मेरा एक सवाल ये है कि आप बहैसियत टीचर ये यूनिवर्सिटियों में मुस्लिम तलबा जो स्टूडेंट्स की तादाद कहाँ तक बढ़ी है और मुसलमानों में तलबा का रुझान किस तरफ जा रहा है? मतलब ज़्यादा आज भी ड्रॉप आउट की शरह बहुत ज़्यादा है, और आज भी अगर आलिया यूनिवर्सिटी और गोरबंगो यूनिवर्सिटी को आप निकाल दें बंगाल की मंजरनामे में से, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी हो या फिर जादव यूनिवर्सिटी, वहाँ मुस्लिम तलबा के साथ इजाफा तो हुआ है 2007-8 के मुकाबले में, लेकिन आज भी 4% से ज़्यादा नहीं हुआ है। 5 जो नेशनल कमीशन की रिपोर्ट, एजुकेशन की रिपोर्ट हर साल जो आती है चार्टर मिनिस्टर की, तो इसकी वजह क्या है कि मुसलमानों में आज इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद कि बड़े बड़े मिशन खुल गए हैं, उसके वजह क्यों नहीं तलबा नहीं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एडुकेशन में अब इसके पीछे मुसलमानों को गुर्बत आज भी। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि बंगाल में अभी यूनिवर्सिटी इतनी हो गई है कि वहाँ तो अगर आप सिर्फ डिग्री लेके जाएंगे तब भी एडमिशन हो जाता है, या फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट के बाद आपका एडमिशन बहुत सारे कोर्सेज में हो जाता है। लेकिन तो जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है वो नहीं है, वो फैक्टर तो नहीं है। जो लो नंबर ऑफ मुस्लिम पार्टिसिपेशन है वो इकोनॉमिक फैक्टर है, और एक लार्जर एक जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो एम्प्लॉयमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो जो मुसलमान हैं खासकर बंगाल के, वो एक वर्किंग क्लास है, तो अच्छे खासे लोग जो हैं वो जो 15-16 साल की उम्र में, कई बार उससे पहले भी, वो कामों में चले जाते हैं। कोई किसी चीज़ अलग अलग तरह की जो कारीगरी के जो भी काम है, गुजरात हो, दिल्ली हो, केरला हो, अलग अलग जगह वो काम करने चले जाते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि स्कूल लेवल तक, माध्यमिक या हायर सेकेंडरी तक मुसलमानों का इनरोलमेंट पहले से बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बाद शार्प ड्रॉप आउट मिलने को मिलता है। जो आपने मिशन स्कूल की बात की और ये कि वो मिशनरियां ज़्यादा खुल गई मुसलमानों में भी, वो है, लेकिन उसके हायर एजुकेशन उसका इफेक्ट नहीं पड़ा है। उससे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, और आलिया या और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ बहुत बच्चे आपको मिलेंगे जो मिशन स्कूल से आते हैं। तो जो हायर एजुकेशन में जो पार्टिसिपेशन रिलेटिवली अभी भी कम है, उसकी वजह जो है मोर ऑफ इकोनॉमिक, जो आपने बताया, वो इकोनॉमिक वजह एक है जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसकी वजह से लोग अगर टीनेज में ही अगर 16-17 साल 18 साल में ही काम करने चले जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि ड्रॉप आउट होगा। और ये सिर्फ मुस्लिम में नहीं, हर मतलब रूरल या मार्जिनलाइज्ड इसमें देखने को मिला है। इंडियन इकोनॉमी की जो स्टैग्नेशन है वो एक, उसका भी वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब जो स्टार्टिंग सैलरी थी और आज 20 साल बाद भी स्टार्टिंग सैलरी आप देखेंगे लगभग एक ही है, बल्कि कई जगह उससे कम में आपको। एक वक्त में जैसे मीडिया इंडस्ट्री की ही बात कर लें तो मीडिया इंडस्ट्री का बूम था 2005-6 में, तो बहुत जॉब थी, लेकिन आज जो है वो बहुत जॉब है नहीं, और है भी तो बहुत ही कम से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है जी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मतलब मार्कर है हायर एजुकेशन। मैं फिर मुसलमान पे लौट रहा हूँ, मुस्लिम पॉलिटिक्स पे, कि आपने जैसे मालदा साउथ के रेहान का नाम लिया है। अगर टीएमसी की पॉलिटिक्स देखें गुज़श्ता 15 सालों में, टीएमसी में कोई नया मुस्लिम लीडरशिप, मतलब पार्टी के लिहाज से बोले, मतलब अलग नहीं, अलग पार्टी नहीं, खुद टीएमसी के अंदर लेफ्ट में भी कुछ नए चेहरे आए हैं, लेकिन मुसलमान उसमें भी 1-2 ही हैं। लेकिन टीएमसी जो यहाँ की सबसे ज़्यादा मुस्लिम सपोर्टर पार्टी है, उसमें कोई बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान मुस्लिम स्टूडेंट हायर पॉलिटिकल में ज़्यादा हावी नहीं हो पाया है। आज भी फरहाद हकीम साहब हावी हैं, जो कलकत्ता में बैठते हैं, जिनका बंगाल के जो पूरे तूल अर्ज़ में कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके पीछे क्या वजह है कि आप मालदा मुर्शिदाबाद से हो या फिर नॉर्थ साउथ दिनाजपुर, बीरभूम, नदिया जो मुस्लिम बेल्ट हैं, वहाँ से कोई पढ़ा लिखी मुस्लिम और उभरे भी हैं, तो वो पैसे वाले या फिर
नहीं देखिए, जैसे आपने शाहनवाज का नाम लिया या और भी इस तरह से, इस बार ही कई सारे यंग फेसेस हैं, मुस्लिम भी और दूसरे कम्युनिटी के भी, मतलब कई सारे यंग तो फेसेस आते हैं, लेकिन फिर वो ड्रॉप हो जाते हैं, ये पार्टी के इंटरनल में कोई हिस्सा नहीं ले पाते, मतलब कोई बड़ा चेहरा नहीं बन पाता। एक्चुअली वो जो यंग आए हैं तो अभी तो उनको टाइम लगेगा। जैसे समीरुल इस्लाम राज्यसभा एमपी बहुत कम उम्र में बने और बनने के बाद उनको कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ऐसा नहीं है। बट जो आपने फिराद हकीम का नाम लिया, या उसके पहले अगर मैं टीएमसी की बात करूं तो सुल्तान साहब थे। सुल्तान अहमद साहब के स्टेचर का कोई लीडर बन नहीं पाया। या आपने जैसे कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि रूरल बंगाल में, जो खासकर बंगाली स्पीकिंग जो रूरल बंगाल में, वो हाँ वैसे मास लीडर नहीं बन पाए। ये तालीम याफ्ता मतलब लीडर तो बने हैं, मतलब कोई एजुकेशन यूनियन से नहीं आ पाए बहुत। हाँ, तो वो देखिए वो सारी चीज़ें एक लार्जर रूरल एरिया में बहुत तालीम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में, ये आपको कौन से स्टेट में या कौन सी पार्टी में मिलेंगे? बहुत एडुकेटेड लीडर्स रूरल एरिया से जो निकलते हैं वो किसी बड़े पॉलिटिशियन के बेटे होते हैं। जी। आप अगर बिहार देख ले, यूपी देख ले, या कहीं भी देखेंगे, जो बाहर से पढ़ के जो बहुत एडुकेटेड होकर वो गांव में पॉलिटिक्स कर ही नहीं पाएगा, वो पॉलिटिक्स फिर शहर में करने की कोशिश करेगा। मतलब शाहनवाज अली रेहान को भी वो ऑक्सफोर्ड में है, लेकिन उनको वो पार्टी के टिकट पे आए। और जो आपका जो बेसिक क्वेश्चन था उसका जो मेरा रिस्पांस जो होगा वो ये है कि ये एक्चुअली आज हर पार्टी के साथ ये क्राइसिस है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, या और भी इस तरह की कई पार्टी है, कि जो टीएमसी में आपने ये ज़रूर सुना होगा, ये ममता बनर्जी भी कह रही हैं, ये मोदी भी कह रहे हैं कि हर जगह फेस जो है, जो चेहरा है वो लीडर है। जी। तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं ऑलमोस्ट हर 291 सीट पे जहाँ उनके कैंडिडेट है कि मुझे वोट दो, मैं कैंडिडेट हूँ, ये कैंडिडेट है माने मैं कैंडिडेट हूँ, ये वो हर बार कहती हैं। मोदी भी, बीजेपी में भी सेम ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स होती है, वहाँ भी कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है उनका, या बहुत सारे ऐसे एमएलए कैंडिडेट हैं उनके जिनका लोगों को शायद नाम भी नहीं मालूम होगा। मैं बीजेपी वोटर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मोदी या अमित शाह या बीजेपी के नाम पे वो वोट करेंगे। तो ये एक लार्जर एक वो इशू है पॉलिटिक्स की कि इस तरह के ग्रास रूट लेवल से कोई लीडर नहीं उठ पाए। लेकिन मैं उससे ये एग्री नहीं करूँगा कि एकदम से नहीं है। जैसे ग्रास रूट लेवल पे अपने लेवल पे काम करने वाले लोग कर रहे हैं, समीरुल इस्लाम हो या और भी दूसरे लोग हैं, वो अपने अपने एरिया में कर रहे हैं। बट हाँ, आप सही कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पे नहीं हुआ। पर वो सवाल मैं सेम बोलूँगा, आप बताइए टीएमसी में ऐसा 2-3 जो पुराने लीडर थे, अनुब्रतो मंडल हो या इस तरह के जो अपने एरिया के लीडर हैं, उनको अगर हटा दे तो आप बताएं स्टेट लेवल पे यंग लीडर टीएमसी में और कौन है अभिषेक के अलावा? तो ये भी एक सवाल है। आप अगर अपनी एरिया की बात करेंगे तो कहने को तो जादवपुर सिटी की जो एमपी है, जादवपुर की जो एमपी है वो उभरी है। जैसे वो जो खेला होबे जो का जो गाना लिखा है, हाँ, सायोनी की आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो सायोनी तो मतलब कुछ हाँ, इस तरह से बने नए चेहरे बने हैं जो खेला होबे वाला जो शायर है, जो इलेक्शन लड़ा था मेदिनीपुर से, जी वो कुछ चेहरे उभरे, लेकिन मुस्लिम में सफाया हो जाता है, मुसलमान नहीं उभर पाता है। खुद अगर यूथ टीएमसी का ये आप जो कह रहे हैं वो एक रियलिटी है। बट उसके लिए वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो मुझे इमीडिएटली जो समझ में आ रहा है, एक तो जो मैंने रीज़न दिया आपको कि एक पार्टी लीडरशिप है, दूसरा ये है कि जो भी आपने खासकर 2 नाम लिए, आप इन दोनों का ले लें, ये दोनों बहुत मीडिया सेवी है। ये दोनों हर रोज़ मीडिया में होते हैं, सोशल मीडिया पे दोनों बहुत एक्टिव है। वहीं अगर आप जैसे आप यूपी में जाइए तो इकरा उभर के आई सामने। जी, वो उभर के आई, पर वो एक लेगेसी से आती है। हाँ, एक इकरा से कंपेयर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो कांग्रेस में इमरान प्रतापगढ़ी उभर के आए। हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी। पर फिर देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी एक सेलिब्रिटी थे जो कांग्रेस में गए। वो कांग्रेस पार्टी से उभर के नहीं आए। तो ये जो मैंने बोला, अगर कांग्रेस से उभरने की बात आप करेंगे तो मैं बोलूंगा मस्कूर उस्मानी। और मस्कूर उस्मानी के साथ क्या हुआ पिछले इलेक्शन में आपको मालूम है। तो ये सिर्फ टीएमसी की प्रॉब्लम नहीं है। एक वोकल असर्टिव मुस्लिम लीडर जो है वो किसी भी पार्टी को बहुत, इंडिया जैसे जो अभी सिस्टम है वहाँ पे बहुत वो मस्कूर के भी कुछ बयान जो है उसके खिलाफ गए। ठीक है ना। तो जो बहुत अगर डायरेक्ट अगर मुस्लिम इशूज़ पे बात करने वाला कोई लीडर होगा, जबकि मस्कूर ऐसा लीडर है कि जो सिर्फ मुस्लिम इशूज़ की बात नहीं करता था, क्योंकि वो उसके जहाँ कहे जाले वो उसके लिए मेरे पड़ोस में तो लेकिन मस्कूर उस्मानी जो है वो एक अच्छे एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि आप जो बात कर रहे हैं, तो वो एक वक्त था जब बंगाल में सुल्तान अहमद थे तो यूपी में आजम खान साहब या फातिमी या दूसरे लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार में थे। ठीक है ना। तो वो एक 90s का एक जनरेशन था, 90s एंड 2000 में ये उनका पीक था। लेकिन अभी 25 सालों में पॉलिटिक्स जितनी चेंज हुई है, वहाँ पे एक
एक्टिव असर्टिव मुस्लिम लीडर को उतना स्पेस, पार्टी की बात तो अलग है, सोसाइटी में ही नहीं मिल पाएगी। ये भी बात है कि अगर कोई लीडर जो मुस्लिम इश्यूज़ के साथ बात करके, आप जैसे सायोनी की आपने बात करी, वैसे ही नुसरत भी हुई थी एमपी। जी जी। लेकिन फिर वो भी जैसा आपने कहा कि वो उनको दोबारा टिकट नहीं दिया, शायद दोबारा देने से वो जीतती भी कि नहीं उस पर भी सवाल होता, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन है, और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये लार्जर इशू है। जैसे आपने लेफ्ट की बात करी, लेफ्ट जितने एक्टिवली अभी मुस्लिम को कैंडिडेट बना रहे हैं, इतने एक्टिवली जब वो पावर में थे तो उतने नहीं बने, उतनी आज़ादी नहीं थी। वो आइडियोलॉजी के बाहर क्या बोल पाते कुछ। तो ये भी एक लेफ्ट में ये लेफ्ट, ये जैसा मैंने बताया, ये हर पार्टी की बात है, इसमें सिर्फ टीएमसी की बात नहीं है। नाम नहाज सेकुलर पार्टियां जो है मुस्लिम पढ़े लिखे नौजवानों को स्पेस देने को तैयार नहीं है। हाँ, उन लोगों को स्पेस दे रही है जो मुसलमानों के जो बदमाश अनासुर से आते हैं, पैसे वाले आते हैं, या जिनका बैकग्राउंड मुजरिमाना है, उनको जगह मिल जाती है। खुद कलकत्ता शहर में जितने भी मुस्लिम काउंसलर को देख लीजिए, सब उसी पस मंजर से आते, बिल्डर्स या फिर मुजरिमाना पस मंजर। फिर ये देखिए, ये इंडिया के लार्जर पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन है। जी जी। ये सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, आप दूसरे भी जो भी लीडर्स हैं पॉलिटिशियन, वो देखेंगे, ये महाराष्ट्र देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, या दूसरे स्टेट में भी देख लीजिएगा, या बंगाल में भी, वो जो लीडर्स हैं वो या तो उनका जो जैसे आपने कहा लोकल मसल्समैन होते हैं, या बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन में अच्छे खासे जो होते हैं वो बिल्डर्स होते हैं, क्योंकि ये वो एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मसल मैन और दोनों की ज़रूरत है। तो ये एक इंडियन पॉलिटिक्स की रियलिटी है। मुसलमानों के साथ एक चीज़ और हुआ जो मैं टीएमसी की, अगर एक जहाँ पे मैं मानता हूँ सही में अगर शॉर्टकमिंग है, आप देखेंगे टीएमसी के पार्टी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक वक्त में और अभी भी बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही रह जाते हैं, या जो मारपीट करने वाली जो चीज़ें होती है और इस तरह की चीज़ों में, ये टीएमसी हो, सीपीएम हो, या दूसरे पार्टी में भी आप खासकर बंगाल में देखेंगे, मरने और मारने वाला दोनों मुसलमान मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि, और ये एक वजह है जो एक्चुअली बीजेपी को हेल्प करती है। जो रईस फिल्म में आपने अगर देखा हो, गुजरात का दिखाया, ये हर जगह होता है कि मुसलमानों की इससे ये इमेज बनती है कि मुसलमान जो है वो मारपीट करने वाले, मुसलमानों की दादागिरी बढ़ती है। तो जैसे टीएमसी में भी इस तरह के कई सारे लीडर हैं जो अपने लोकली अपने एरिया में बहुत ही उनका नाम अच्छा नहीं है, उन पे हर तरह के आरोप हैं, हर तरह के केसेस हैं। बट ये भी है कि हम कई बार सिंगल आउट करते हैं। अनुब्रतो मंडल में और कोई XYZ अगर जो लीडर्स हैं, शौकत मुल्ला में कोई फर्क नहीं है, ज्यादा का फर्क आपको नहीं मिलेगा, या और भी इस तरह के कोई अराबुल इस्लाम या अराबुल है, या और भी जहांगीर। अब अराबुल के लिए तो आईएसएफ इतना बोलता था, अब क्या अराबुल अच्छे हो गए हैं? अराबुल जो थे, उनका जो बैकग्राउंड था, आज भी वही अराबुल है, लेकिन वो अब आईएसएफ में चले गए। तो ये पॉलिटिकल रियलिटी है, इसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि मुस्लिम सोसाइटी खुद ही अपने पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने के तैयार नहीं है। ये एक लार्जर इशू है कि जब एक कहते हैं जो सीज मेंटेलिटी, जब आपको ये जब सीज मेंटेलिटी में आप जब एक इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन में काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हमारे सिक्योरिटी पे, अब ये कितना हकीकत में है या कितना एक फियर है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन मुसलमानों के लिए जैसा बात हो रही थी, या आपके पहले इंटरव्यू में मतीन साहब ने भी जो सवाल उठाने की कोशिश करी कि 11 से 12, 13, 14 तक तो फिर भी एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी की बात हो रही थी, पर उसके बाद सिर्फ आइडेंटिटी की बात होने लगी। उसकी वजह है 2014 इलेक्शन और बीजेपी और मोदी का पावर में आना, जिसके बाद से जो एक नेशनल लेवल पे और धीरे धीरे स्टेट लेवल में जैसे जैसे बीजेपी स्ट्रांग होती गई, एक जो माहौल बना है वहाँ पे एक मुसलमानों के लिए, जो पिछला इलेक्शन तो एकदम क्लियरली इसी के मुद्दे पे था, और ये इलेक्शन भी उसी मुद्दे पे है कि अगर के आपका एक वोट भी इधर से उधर, मुसलमानों का स्प्लिट वोट जो है वो बीजेपी को जिता सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो हो इमरजेंसी मोड में, ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी में आप काम कर रहे हो, आपके पास एक ही मुद्दा है कि बीजेपी को हराना है। इसकी बात सही है कि इसका सीधा सीधा हेल्प जो बाकी पार्टी है उनको और कुछ करना ही नहीं है। जी जी, ठीक है ना, वो उनको बस इसी नाम पे वोट मिल जाना, लेकिन मुसलमानों को इसके लिए तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा। और जब सीज मेंटेलिटी होती है तो फिर आप सिक्योरिटी ढूंढते हो, आपको जो लगता है कि लोकल जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लीडर हैं, ये हमारी मदद कर सकते हैं। अगर पुलिस उठा के ले जाए तो लोकल थाने में या लोकल कोर्ट में जो आपकी हेल्प कर सके, आप उनकी तरफ खींचोगे, ये एक नॉर्मल प्रोसेस। मेरा आखिरी सवाल है आपसे
कि 2022 या 23 के शुरू में ये सागर दिघी में बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ पे कांग्रेस जीत गई। उस सागर दिघी का जो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद और ख़ुद बालीगंज का जो बाई इलेक्शन था उसमें सिर्फ 8 या 9 हज़ार से टीएमसी बहुत मुश्किल से जीत पाई। उस दोनों इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी कुछ मुसलमानों की तरफ झुकाव दिखलाया। 3 बड़ी बड़ी कमेटियाँ बनी, जिसमें एक लेबर कमेटी बनी, एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल करके बना और एक लेबर माइग्रेशन 3 कमेटी बनी। लेकिन अब जो है लेबर वाली कमेटी तो समीर इस्लाम वाली कुछ हरकत में भी आई, कुछ काम भी किया। अभी जो पुश बांग्लादेश वाला जो देखिए वो 2 कमेटी गायब हो गई। तो क्या पॉलिटिकल डाइवर्सिटी नहीं होने की वजह से जो सियासी जमातें हैं, जैसे ताकतवर जमात ममता बनर्जी है, वो मुसलमानों को ग्रांटेड ले रखा है, उसमें खुद मुसलमानों का कसूर नहीं है कि हम एक तरफ चले जा रहे हैं इसकी वजह से हमको पार्टी हल्की ले रही है। ये आप जो कह रहे हैं ये एक रियलिटी है। नहीं, अगर सागर दिघी वाली सीट बाकी रहती है, 2 और झटका दे देते पार्टी को, तो शायद हमारी तरफ से ये ग्रांटेड नहीं होता। वो आप जो कह रहे हैं वो एक रियलिटी है जी, ये ऐसा हो शायद हो। या फिर मुस्लिम समाज ने खुद ये जानने की कोशिश नहीं किया कि भाई उन 2 कमेटी का क्या हुआ, क्या काम हुआ। कोई आज तक उस पर कोई आर्टिकल नहीं लिखे गए, मज़ामीन नहीं लिखा गया, कोई आरटीआई नहीं दाखिल किया गया। ये हकीकत है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप जो नहीं, इसके लिए क्या मुस्लिम सोसाइटी खुद या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल या मुस्लिम जर्नलिस्ट खुद जिम्मेदार नहीं है क्या इसके लिए? है, बट उसकी जो वजह है वो जो मैंने पहले आपसे बोला कि मुस्लिम सिविल सोसाइटी जो बंगाल में है वो मेजरली कोऑप्ट कर ली गई है। जो कलकत्ता में हम बैठे हैं, कलकत्ता की जो चाहे उर्दू एकेडमी हो, चाहे मुस्लिम इंस्टीट्यूट हो, आप देखेंगे वही टीएमसी के कुछ लोग जो है वही घूम फिर के उन सब कमिटी में हैं। तो वो जो सवाल उठाएंगे, आपने जैसे बोला, उसमें मैं एक और मुद्दा जोड़ दूं, उर्दू मीडियम स्कूल की जो हालत है। तो उर्दू मीडियम स्कूल की हालत पे तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल उर्दू बोर्ड को, एकेडमी को आगे आना चाहिए, बट वो मुशायरे और इस तरह के प्रोग्राम में ही बिजी रहते हैं। तो ये एक सिविल सोसाइटी वीक है, ये एक लार्जर मुद्दा है, ये है, मैं मानता हूँ। और डाइवर्सिटी पॉलिटिक्स में होने से इसका फ़ायदा सबको होगा और मुस्लिम को भी होगा, ये भी सही बात है। बट ये लार्जर प्रिंसिपल की बात है, ये मुस्लिम को भी होगा, दूसरे कम्युनिटीज़ को भी इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज टेकन फॉर ग्रांटेड, जैसे आपने बोला कि काम हो चाहे नहीं हो, आप डर से वोट दो, मतलब ये हो जाएगा कि कम शराब को वोट देना। हाँ, ये बात सही है। लेकिन फिर वही है कि मुसलमान, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बट इन जनरल जो मैं कम्युनिटी के एक अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके पास इतना ऑप्शन बचता ही नहीं है। वो तो एक सर्वाइवल मोड में है, उनको लग रहा है कि जैसी हालत यूपी और बिहार में मुसलमानों की है वैसे ही हो जाएगी। पर शायद अगर बीजेपी जीतती है तो शायद वो भी फेज़ बंगाल देखेगा। लेकिन जो मुसलमान हैं उनकी वोटिंग बिहेवियर को अगर हम ये करेंगे तो ये बात कुछ हद तक सही है जो आप कह रहे हैं कि है। और ये खासकर आईएसएफ या इस दूसरी पार्टी जो है इसको कई बार चैलेंज करते रहते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि जब ऑप्शन है, जैसे इस बार मुझे लगता है कि पिछले बार से कांग्रेस बेटर करेगी, खासकर मालदा मुर्शिदाबाद रीजन में कांग्रेस जो है पिछले बार से अच्छी करेगी, शायद कुछ सीट। अगर सरकार बन गई तो उसका कुछ ममता के काम पे फर्क पड़ेगा मुसलमानों को लेकर। अगर कांग्रेस मान लीजिए 3-4 सीट निकालती है उधर उस इलाके से, या इधर आईएसएफ निकाल लेती है 1-2 सीट, या लिफ्ट निकाल लेती है। उसके बाद अगर देखिए इस तरह से होता है तो पहले तो ये है, अभी तो जो जैसे इलेक्शन है सरकार किसकी बनेगी वो एक अलग चीज है। पर अगर बनती है, देखिए मेन जो मुद्दा है वो है कि कोई डिमांड कर रहा है कि नहीं। जी, ठीक है। अगर वो सरकार बन जाएगी और अगर वो जो 3 कांग्रेस के एमएलए रहेंगे, अगर वो टीएमसी में ही आ गए अगर तो फिर क्या होगा? तो वो भी मांग नहीं करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि कोई मांग करने वाला तो हो। जो हमारे यहाँ जो एक कमी रही है, ये इंडिया लेवल पे की बात है, बट बंगाल सोसाइटी के लिए हम ज़्यादा बोल सकते हैं कि सिविल सोसाइटी जो है वो बहुत वीक है। पॉलिटिकल पार्टी एम्बिशन लेके एमएलए बनने और एमपी बनने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं, लेकिन जो सोसाइटी में काम करे पॉलिटिकल, उससे दूर रह के कि मुझे एमएलए का टिकट मिले फिर भी मैं मना कर दूं क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए लड़ रहा हूं, वो नहीं होता। जब आप एक बार कोऑप्ट हो जाओगे फिर तो आप बोल नहीं पाओगे। सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब मिनिस्टर बन गए, उसके बाद तो उन्होंने वो कुछ नहीं बोल पाए, या दूसरे भी और लोग, या पार्टी में आ गए आप तब भी आप उसके बाद चाहे शाहनवाज अली रेहान हो, चाहे कोई और XYZ हो, वो
फिर आप उस लेवल पे पार्टी को आप अपोज तो पार्टी के अंदर रह के नहीं कर पाएंगे। सकते। जी जी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर सिविल सोसाइटी स्ट्रांग होती है तो चीज़ें होंगी। जब चूँकि मुस्लिम सिविल सोसाइटी की बात है, आखिरी 2 लफ्ज़ में आप बता दीजिए कि मुस्लिम सिविल सोसाइटी को दोबारा अपने आप खड़ा करने के लिए क्या क्या इक़दाम करना चाहिए, क्या क्या अफोर्ड करना चाहिए एक मुस्लिम। देखिए, सबसे जो आपने पहले भी एक सवाल पूछा था जो इससे कनेक्टेड है, जो आपने बोला था पढ़े लिखे लोगों को आगे आने में क्या कम्युनिटी भी नहीं चाहती, तो मैं भी कुछ इस तरह के लिमिटेड एक्सपीरियंस मेरा अपना है। आप खुद एक ऑनलाइन मीडिया चैनल चलाते हैं तो आपका भी एक एक्सपीरियंस होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी, अगर आप जो गरीबों की शादी करानी है या इस तरह के जो कुछ चीज़ें होती हैं जो इमोशनल या रिलीजियस, इसे मैं नहीं कह रहा हूँ वो सब गलत है, लेकिन जो ज़कात के पैसे हैं अच्छे खासे, फॉर एग्जांपल वो सिर्फ गरीबों में ऐसे बढ़ जाते हैं, या फिर उसके बाद मस्जिद बनवाना हो या इस तरह की चीज़ों में। आपने देखा हुमायूं कबीर ने, खैर वो एक इमोशनल इशू नाम ये भी था कि नाम रख दिया ऐसा, लेकिन इस तरह की मुद्दे पे मुस्लिम कम्युनिटी आपको पैसे अच्छे खासे मिल जाएंगे। या जो लोकल बिजनेसमैन हैं वो लोग पार्टी के कामों में और ब्लड डोनेशन कैंप में तो बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो कि अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा ये सब गलत है। लेकिन रिसर्च के लिए, या जैसे आपने सबर इंस्टीट्यूट का भी इंटरव्यू किया, उनके लोग जो SIR को एनालिसिस कर रहे हैं, मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ, बट हमें मालूम है कि एक मतलब 2 लाख रुपया फंड रेस करने के लिए कितना, जिसको बोलते हैं पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो आप भी खुद एक मीडिया चैनल छोटा सा चला रहे हैं, आपको भी उसका एक्सपीरियंस होगा। तो ये मुस्लिम में एक बड़ी प्रॉब्लम है जो उस हद तक आपको कुछ स्टेट्स में उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, या बाहर के देशों में आप देखेंगे तो मतलब ये भी एक सोच है। पर ये कमी इंडिया में जनरल नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है, और यहाँ के अगर आप कुछ इस तरह के सोशल लेवल पे कुछ करना चाह रहे हैं, एक थिंक टैंक बनाना चाह रहे हैं, रिसर्च सेंटर बनाना चाह रहे हैं, या पॉलिसी लेवल पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो उसको फंडिंग नहीं मिलती। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटिकल स्पेस का मतलब ये समझ लिया गया है कि ये MLA या MP बनना, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस में काम करके सिविल सोसाइटी की तरफ से मुसलमान में कोई मेधा पाटकर या योगेंद्र यादव या इस तरह के जो नाम है, प्रशांत भूषण या और भी इस तरह के बहुत सारे जो नाम, हम मुसलमान जितने ग्रुप हैं ये बहुत खुश होते हैं ऐसे स्पीकर्स को बुला के दिल्ली से। अच्छी बात है, मुझे कोई ये नहीं कि इन्हें क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन क्या वजह है कि आपने जैसे बोला TMC में उस लेवल के कोई लीडर नहीं बन पाए, क्या वजह है कि योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण या इस तरह के जो भी नाम हैं, या जवाहर सरकार जो कलकत्ते में है, ये इस लेवल के कोई मुस्लिम, जितने IAS ऑफिसर या IPS रिटायर्ड होते हैं वो जवाहर सरकार की तरह मुसलमानों में से, मैं जितने मुस्लिम IAS या IPS रिटायर्ड देखता हूँ वो सब सिर्फ सिविल सर्विस कोचिंग चलाने या लोगों को मोटिवेट करने में ही लगे हुए हैं। वो इस लेवल पे सोचने वाले बहुत कम लोगों को देख। एक अब्दुल रहमान साहब बिहार से हैं, महाराष्ट्र कैडर में IPS थे, उन्होंने कुछ किताब भी लिखी है, थोड़ा काम करते हैं, बट वो भी उन्होंने मतलब एक पॉलिटिकल उनका भी एक एम्बिशन है, वो जो अच्छी बात है, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों है पॉलिटिकल एम्बिशन। बट सिविल सोसाइटी में जो काम करने वाले लोग हों, जैसे सबर इंस्टीट्यूट है या जैसे इस तरह के मीडिया है जो मुस्लिम इशूज जो चलाते हैं, देखिए कलकत्ता में ही बहुत सारी मीडिया है जो मुसलमान चला रहे हैं, लेकिन उसमें से मैं देखता हूँ राकेश सिंह के इंटरव्यू के पीछे पड़े हुए, हर दूसरा चैनल जाके राकेश सिंह का इंटरव्यू कर रहे हैं, कहने को मुसलमान चला रहे हैं, लेकिन उनको पैसा चाहिए चलाने के लिए, और उनको वो पॉलिटिकल समझ नहीं है। तो ये भी एक फ़र्क है कि कौन चला रहा है और कौन किसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एक लार्जर एक सोसाइटल इश्यूज़ है जो मुस्लिम को मुझे लगता है कि केटर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने दिया। और ये जो सीरीज़ था हमारा यही सवाल था कि आखिर बंगाल की मुस्लिम सोसाइटी कहाँ खड़ी है। रियाज साहब ने जो खुलकर बातचीत की, और ये वाक़तन हमारा अलमिया है कि हम अपने यहाँ पढ़े लिखे लोगों को स्पेस खुद नहीं दे रहे हैं, फिर दोस्तों से शिकायत कैसे की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा ये चैनल आप ये गुफ्तगू पसंद आई तो हमें लिख के ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।